आप सभी का मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज हम धातु अधातु के इस भाग में रासायनिक बंधन के बारे में बताने जा रही हूँ। रासायनिक बंधन किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले रासायनिक बल को रासायनिक बंधन कहा जाता है। रासायनिक बंधन परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, तो परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहा जाता है। अब चूंकि परमाणुओं की प्रवृत्ति होती है कि अपने वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ग्रहण कर या साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करें, यानी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसे अष्टक भी कहा जाता है। तो अपने वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करके अष्टक पूरा करता है, या ग्रहण करके अष्टक पूरा करता है, या फिर साझेदारी के द्वारा करता है। तो इस तरह से त्याग और ग्रहण ये क्रिया होती है धातु और अधातु के बीच, क्योंकि धातुओं के वाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वह आसानी से त्याग करना चाहता है, जबकि यह धातुओं के वाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण करना चाहता है। इस तरह से धातु और अधातु के बीच त्याग और ग्रहण की प्रवृत्ति होती है, जबकि वैसे तत्व जिनके वाह्यतम कक्षा में 4, 5 या अधातु के बीच जो भी क्रिया होती है उसमें साझेदारी होती है। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि ये त्याग, ग्रहण और साझेदारी के द्वारा कितने तरह के रासायनिक बंधन बनते हैं। तो रासायनिक बंधन की परिभाषा बताएं। किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को, एक साथ बांध कर रखने वाले रासायनिक बल को रासायनिक बंधन कहा जाता है। चूँकि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या स्थानांतरण के द्वारा बंधन बनाते हैं, इस आधार पर रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन के प्रकार हैं 2 प्रकार के। नंबर फर्स्ट, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन या इसका बहुत सारा नाम है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ध्रुवीय बंधन, पोलर बॉन्ड, वैद्युत संयोजक बंधन, बहुत सारे बंधन इसके नाम हैं। आयनिक बंधन तो जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बने बंधन को आयनिक बंधन, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है।
यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, पूर्ण रूप से एक दूसरे को दे देना या ले लेना। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं कि क्या होता है। चूँकि इस तरह के बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है। यौगिक को कहते हैं इस प्रकार, आयनिक बंधन के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसको कहते हैं आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। इस प्रकार जो यौगिक बने उसे आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखें कि आयनिक बंधन कैसे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या त्याग और ग्रहण से बनता है। तो एग्जाम्पल, NaCl का बनना, NaCl का बनना। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। Na11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1 Cl। इसका परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। निश्चित रूप से सोडियम, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, वह अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करना चाहेगा। क्लोरीन, जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहे। तो इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाते हैं। कैसे? हालांकि परमाणु संख्या के सारे इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेता है? केवल बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से सूचित करें क्रॉस के द्वारा, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना अष्टक पूरा करना चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन के त्याग से, और क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करना चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से। ऐसा करने के कारण सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1 धन आवेश, और क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 ऋण आवेश। चूँकि प्लस और माइनस विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होती है, तो इस कारण सोडियम और क्लोरीन के बीच प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से और एग्जाम्पल एक देखें, MgO। MgO का बनना, Mg, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2 और O। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 6 8। तो इसका बनाए किस तरह बनेगा? Mg, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वो 2 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह दर्शाएं, और ऑक्सीजन, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को, चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये है, इलेक्ट्रॉन Mg 2 देगा, इसलिए इधर हम 2 जगह छोड़ देते हैं और इसके इस तरफ इधर खाली, क्योंकि Mg का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस खाली जगह को भरेगा। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अष्टक के लिए, तो Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसा करने से Mg 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे उस पर 2 धन आयन, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इससे उस पर 2 ऋण आयन आ जाता है, और दोनों प्लस माइनस विपरीत आवेश। इसलिए इन दोनों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण MgO बनता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लें, CaCl2। Ca का बनना, Ca, इसका हो गया 20,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 और Cl इसका 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। कैल्शियम अपने 12वीं कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अष्टक पूरा करना चाहता है, जबकि क्लोरीन अपने 12वीं कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने के लिए ग्रहण करना चाहता है। अब देखें Cl2, चूँकि Cl की संख्या 2 है इसलिए इसको 2 इस तरह से लिखेंगे। Cl का 12वीं कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और Cl का 7 इलेक्ट्रॉन, इसको दर्शाएं। Cl को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ भी तो Ca अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर क्लोरीन को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इस तरह से Ca अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके द्विधन आयन बनाता है, जबकि दो क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है और बनाया CaCl2। इस तरह से रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण के द्वारा आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और अब हम इसके दूसरे भाग सहसंयोजक बंधन। नंबर 2, सहसंयोजक बंधन या कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। तथा इस प्रकार बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। उससे उल्टा उसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण होता था, लेकिन सहसंयोजक बंधन में 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और इस तरह के बने बंधन को सहसंयोजक बंधन और यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एक जोड़े के बीच हो सकती है, 2 जोड़े के बीच हो सकती है या 3 जोड़े के बीच हो सकती है, तो इस आधार पर सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। इसके कितने प्रकार हैं? 3। तो नंबर ए एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड। एकल बंधन या लॉन्ग में बोल सकते हैं एकल सहसंयोजक बंधन। तो जब 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप
साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन को एकल बंधन या सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन कहा जाता है। अब एकल बंधन को सूचित कैसे करेंगे? तो एकल बंधन को माइनस ये सीधी रेखा, एक सीधी रेखा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल H2 का बनना, H2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको देखें H, क्योंकि सारे तत्वों में केवल हाइड्रोजन ही है जो अस्थायी होने के लिए अष्टक पूरा नहीं करता है। तो हाइड्रोजन क्या पूरा करके अस्थायी होता है? द्वितीयक बनाता है। तो हाइड्रोजन के बाद हम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में से हाइड्रोजन अष्टक पूरा ना करके द्वितीयक पूरा करता है, और इस तरह से इसको हम इस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन, इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार है। तो ये इस तरह से घेरा बनाएगा। चूँकि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है, इसलिए इसके बीच सिंगल चिन्ह, सिंगल रेखा इस तरह से डालकर इसको सूचित करेंगे। बना H और H, H2। अब नंबर B, इसी तरह और भी है मेथेन वगैरह, तो मेथेन का एक दे देते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में ही। C एग्जाम्पल, CH4 का बनना, CH4 के लिए देखें C 1 H 4, तो हाइड्रोजन तो अपना द्वितीयक ही पूरा करेगा। तो 4 H के सब इलेक्ट्रॉन को पहले दर्शा दें। कार्बन के बाद हम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 6 होता है, तो 2 4, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन चूँकि हाइड्रोजन को द्वितीयक पूरा करना है और अपने तरफ से साझेदारी के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो निश्चित रूप से कार्बन भी अपने साझेदारी में बराबर का हिस्सा देगा। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 4 हाइड्रोजन कार्बन के चारों तरफ इस तरह सज जाते हैं कि उसके चारों इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके हाइड्रोजन तो अपना द्वितीयक पूरा करता है, लेकिन कार्बन का यहाँ अष्टक पूरा होगा। कैसे? 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी चारों तरफ, तो 4 दूनी 8। इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन का द्वितीयक और कार्बन का अष्टक पूरा होता है। अब इसको संरचना सूत्र में कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से एकल बॉन्ड सब तरफ डाल दें, सिंगल बॉन्ड, और बना CH4। ये हुआ आपका एकल बंधन। इसी तरह से द्विक बंधन, यानी 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी, नंबर B द्विबंधन या लंबा में द्विक सहसंयोजक बंधन, शॉर्ट में बोलेंगे द्विबंधन, या अंग्रेजी में इसका नाम है डबल बॉन्ड। इजी है अंग्रेजी, डबल बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन को द्विबंधन कहा जाता है।
द्विबंधन को सूचित कैसे करेंगे, यानी कौन से निशान से दर्शाएंगे। चूँकि दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है इसलिए इसको बराबर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल O2 का बनना, O2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-6। तो O2 O के बाद हम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यानी ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर से देगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब बाकी बचा 2-2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से उसको अष्टक पूरा करना। बाकी बचे इलेक्ट्रॉनों को सजा देते हैं चाहे जिस रूप में, तो 2 2 दूनी 4, एक ऊपर और एक नीचे, किसी भी तरह से इसको सजाएंगे जैसे सहूलियत हो। इसका भी एक ऊपर एक नीचे और 2 ऐसे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा करेगा, तो अपना 6 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यानी ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है इस पर दोनों ऑक्सीजन का अधिकार होता है, इसलिए इसको पूरे घेरेंगे। और यहाँ भी ऐसे, इस तरह से ऑक्सीजन 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से O2 का निर्माण करता है और द्विबंधन बनाता है, ये O2 का बनना। इसी तरह और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, CO2 का बनना। CO2 का बनना, C हो गया 2 4, वो हो गया 2 6। इसको बनाते हैं C 1 O 2, दोनों तरफ डाल दिए एक एक। C के बाद हम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन पर, इस पर कार्बन में पर इलेक्ट्रॉनों को सजाने का तरीका बदल जाएगा। चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन को इसको साझेदारी, तो 2 इधर देगा, फिर 2 इधर देगा, 2 दूनी 4। ये जब 2 दे रहा है तो निश्चित रूप से ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा। कार्बन को 2 चाहिए, 4 चाहिए, तो 2 इधर से ले रहा है, 2 इधर से ले रहा है। बाकी बचे, कार्बन का 4 हो गया, 2 इधर 2 इधर, बाकी बचे ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन। 2 तो ये दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इधर, एक ऊपर और एक नीचे, इसी तरह से 2 इधर, एक ऊपर और एक नीचे। अब अष्टक पूरा करवाएं। कार्बन का अष्टक सबसे पहले कार्बन को देखते हैं, तो 2 अपना, 2 दूनी 4 अपना, 2 बगल से, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ये इस ऑक्सीजन के लिए 6 इसका, ऑक्सीजन का अपना, 2 इसका, 6 2 8, और इस ऑक्सीजन के लिए भी 6 2 8। इस तरह से कार्बन का भी अष्टक पूरा हो रहा है और ऑक्सीजन का। लेकिन साझेदारी कितनी इलेक्ट्रॉनों की हो रही है, तो O 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरह से बना CO2। ये हुआ द्विबंधन और उसकी एग्जाम्पल। अब तीसरे नंबर पर नंबर C, त्रिबंधन या त्रिसंयोजक बंधन, अंग्रेजी में ट्रिपल बॉन्ड।
जब दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन को त्रिबंधन कहा जाता है। त्रिबंधन को कैसे सूचित करेंगे? तीन बंधन को तीन सरल रेखा द्वारा, ये ऐसा चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, N2 का बनना। पहले N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो N के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में N का परमाणु संख्या होता है 7, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 5। अब N2 यानी नाइट्रोजन गैस कैसे बनता है? तो N 1 और 1 2 N के बातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए N को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए ये अपना हाथ बढ़ाता है। तो इधर से भी ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन के लिए अपना हाथ बढ़ाए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये अपना इसके सामने रखा, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन। अब देखते हैं बचा कितना। 3 देने के बाद इसका 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ होगा, तो ये नाइट्रोजन के 3 2 5 और 3 इसका, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के लिए भी 3 दूनी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी N2 के बनने में 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जिसको हम इस तरह लिखेंगे, और बना N2। N ट्रिपल बॉन्ड N, पढ़ने के लिए N ट्रिपल बॉन्ड N बना N2। अब हम देखते हैं कि रासायनिक बंधन परमाणुओं के स्थानांतरण मीन्स त्याग्य ग्रहण या साझेदारी के द्वारा बनता है, और इस तरह बने यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक या सहसंयोजक यौगिक। तो इनके यौगिकों में क्या इनके यौगिकों की विशेषताएं हैं? चलिए तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ताकि याद करना आसान हो, समझना आसान हो। तो एक तरफ लिखते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक बंधन से जो यौगिक बना आयनिक यौगिक, सहसंयोजक बंधन से जो यौगिक बना सहसंयोजक यौगिक। ये सबसे पहले जाने इसके भौतिक अवस्था के बारे में, यानी आयनिक यौगिक ठोस, द्रव या गैस किस रूप में होते हैं? तो आयनिक यौगिक प्रायः ठोस होते हैं। ठोस इसलिए कि इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए ये ठोस रूप में होते हैं। जबकि सहसंयोजक यौगिक वाष्पशील द्रव या गैस के रूप में होते हैं। नंबर 2, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अब आयनिक यौगिकों के गलनांक यानी उनको ऊर्जा पाकर, गर्मी पाकर ठोस से द्रव में बनने की प्रवृत्ति। क्वथनांक यानी और गर्मी और ताप पाकर वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति उच्च क्यों होती है? क्योंकि इनमें इनके अणुओं के बीच, ठोस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल
बहुत प्रबल होता है, जिसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों के बीच ये आंतराआण्विक आकर्षण कमज़ोर होता है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब नंबर 3, घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, ये केवल जल में ही घुल जाते हैं, जल में घुलनशील, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील। कार्बनिक विलायक मीन्स पेट्रोल, डीजल, ये सब ईथर में अघुलनशील। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील, जबकि सहसंयोजक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलेय घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक घुलनशील होते हैं। हाँ, इसका अपवाद है कि कार्बनिक यौगिक होते हुए भी, सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी जल में घुलनशील होता है। कौन? तो ग्लूकोज और यूरिया। मॉडल ये इम्पॉर्टेंट है कि ग्लूकोज आपका कार्बनिक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन यह जल में घुलता है। ठीक, अगला है विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुछ चालक होंगे। जो ठोस रहेगा तो विद्युत के कुचालक, लेकिन द्रवित अवस्था, द्रवित मीन्स पिघला हुआ अवस्था, गर्मी पाकर पिघला हुआ, द्रवित अवस्था या विलयन, जलीय विलयन की अवस्था में जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में कुचालक होगा, लेकिन जैसे ही इसको पिघला दिया जाए, द्रवित कर दिया जाए, ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। और जलीय विलयन की अवस्था में तो इससे विद्युत का चालन होता ही है। इसका ये कारण होता है कि ठोस अवस्था में जो परमाणु होते हैं बहुत प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तो उनके बीच गमन के लिए आयन मुक्त रूप से गमन नहीं कर सकते। जैसे ही इनको द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में लाया जाता है, इनके आयन स्वतंत्र हो जाते हैं और वो पूरे विलयन में गमन कर सकते हैं। इसलिए ये ठोस अवस्था में कुचालक और द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में सुचालक। अब हम आ जाते हैं सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक कुचालक होते हैं, यानी इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये हुआ तुलनात्मक अध्ययन, ताकि आसानी से याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगले